अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम डॉक्टर लियसगर है और आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने जा रहे हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री चैप्टर नंबर 5 ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जितने भी एमसीक्यू जो एनटीएस 2009 से लेकर 2019 में पूछे गए हैं उन तमाम एमसीक्यू को आज की इस वीडियो में डिस्कस करने जा रहे हैं। तो इस लेक्चर को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि अगर आपने अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया जो कि सिंध बोर्ड टीचिंग के नाम से है तो काइंडली आज ही आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को लाजमी क्लिक करें ताकि हमारी अपलोड करदा तमाम वीडियोस की नोटिफिकेशन आपको रिसीव हो सके। तो आइए, हमारे पास जो पहला एमसीक्यू इस वक्त स्क्रीन पर मौजूद है चैप्टर नंबर 5 से रिलेटेड है। हार्मफुल एंड अनडिजायरेबल रिएक्शन ऑफ मेटल व्हेन एक्सपोज्ड टू एटमॉस्फेयर और एनी केमिकल एजेंट इज नोन एज। हमने कहा हार्मफुल और अनडिजायरेबल रिएक्शन जो मेटल का होता है उसे क्या कहते हैं। ए में कहा जा रहा है एलोट्रोपी, बी में कहा जा रहा है इलेक्ट्रोप्लेटिंग, सी में कहा जा रहा है कोलिजन, डी में कहा जा रहा है क्रैकिंग और ई में कहा जा रहा है कोरोजन। तो आपको मालूम है कि हार्मफुल और अनडिजायरेबल रिएक्शन जो होता है वो क्या है, कोरोजन है। इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर हमारे पास इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो क्या है, ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद हमारे पास जो है ये 2009 में पूछा गया एमसीक्यू है। इसके बाद 10 और 11 में हमें इस चैप्टर से रिलेटेड कोई एमसीक्यू नहीं मिला, तो लिहाजा हम 2012 की तरफ बढ़ेंगे और देखेंगे कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। इसमें हमारे सामने इस वक्त ट्रांजिशन एलिमेंट्स एंड देयर कंपाउंड आर कॉमनली यूज एज कैटलिस्ट ड्यू टू। ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड जो है वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्यों? ए में कहा जा रहा है इन्वॉल्वमेंट ऑफ इनर डी ऑर्बिटल्स, बी में कहा जा रहा है ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सी में कहा जा रहा है डी डी ट्रांजिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, डी में कहा जा रहा है वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट, ई में कहा जा रहा है सुटेबल सरफेस एरिया। तो ट्रांजिशन एलिमेंट्स और इनके कंपाउंड जो होते हैं वो कैटलिस्ट के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। क्यों? तो हमारे पास 5 ऑप्शन इस वक्त हमारे सामने जो है वो स्क्रीन पर मौजूद है और हमें जो है इनमें से जो है एक सही ऑप्शन सेलेक्ट करना है। तो इसका करेक्ट आंसर है ई, सरफेस एरिया, क्योंकि इनकी साइज जो होती है वो बहुत लार्ज होती है और इनके एटम के दरमियान बीच में स्पेस होता है और स्पेस ज़्यादा होने की वजह से हाइड्रोजन जो होता है इसके अंदर पाया जाता है, लिहाजा ये हाइड्रोजन प्रोवाइड करने का भी क्या करते हैं, काम करते हैं। तो इस एमसीक्यू का करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन ई इज द करेक्ट आंसर। इसी 2012 में एक और एमसीक्यू भी जो है वो पूछा गया है, आइए वो भी हम तलाश करते हैं कि वो एमसीक्यू क्या था। इसमें पूछा जा रहा है ईडीटेआइन इज अ डैश लिगेंड। ये कौन सा लिगेंड है? मोनोडेंटेंट लिगेंड, बाइडेंटेंट, ट्राइडेंटेंट, पॉलीडेंटेंट और ई में कहा जा रहा है नन ऑफ द अबव। तो आपको मालूम है टेक्स्ट बुक की जिन्होंने अच्छी सी रीडिंग की है, ईडीटी इज अ पॉलीडेंटेंट लिगेंड। ये इंटर लेवल पे भी एमसीक्यू पूछा जाता है। इसका करेक्ट आंसर हमारे पास है ऑप्शन डी। फिर 2012 के बाद हम बढ़ते हैं 2013 की तरफ और देखते हैं कि इस चैप्टर से रिलेटेड कौन सा एमसीक्यू पूछा गया है। तो हमारे सामने इस वक्त है नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड आर फॉर्म बाय। नॉन स्टिचियोमेट्रिक जिसमें प्रॉपर बॉन्डिंग नहीं होती ना, तभी मैंने आपको बताया था ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं उनकी साइज ज़्यादा होती है, एटम के बीच में गैप होता है, उस गैप में क्या होता है, हाइड्रोजन जो है वो क्या होता है, बीच में बगैर बॉन्डिंग के क्या होता है, पाया जाता है। तो वो नॉन स्टिचियोमेट्रिक कंपाउंड कहते हैं। तो ये किसके जरिए बनते हैं? ओनली अल्कली मेटल, ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स, ओनली नॉबल गैसेस, नन ऑफ द अबव। तो करेक्ट आंसर क्या है? ओनली ट्रांजिशन एलिमेंट्स। ट्रांजिशन एलिमेंट्स के जरिए ये बनते हैं। ये 2013 का सवाल था और इसी 2013 में एक और सवाल भी पूछा गया है इसी चैप्टर के हवाले से। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट बिलोंग्स टू। आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट का ताल्लुक किससे है? एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी, एफ और ई। तो आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स हमारे पास जो है वो कहलाते हैं डी ब्लॉक वाले। डी ब्लॉक वाले क्या कहलाते हैं? आउटर ट्रांजिशन एलिमेंट्स। और इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है, ट्रांजिशन एलिमेंट्स हैव कलर कंपाउंड बिकॉज। ट्रांजिशन एलिमेंट्स जो होते हैं ना, इनका कंपाउंड का जो कलर कंपाउंड बनाते क्यों? ए में कहा जा रहा है देयर बॉन्ड एनर्जी इज लो, बी में कहा जा रहा है दे इजीली एब्जॉर्ब एनर्जी, सी में कहा जा रहा है स्प्लिटिंग ऑफ द 5d जनरेट डी ऑर्बिटल टेक प्लेस, डी में कहा जा रहा है डी ऑर्बिटल्स आर वेरी क्लोज टू पी ऑर्बिटल, ई में कहा जा रहा है डी जनरेट पी ऑर्बिटल्स। तो इस एमसीक्यू का हमारे पास करेक्ट आंसर जो है वह सी है, स्प्लिटिंग ऑफ 5d जनरेटेड डी ऑर्बिटल टेक प्लेस। ऑर्बिटल डी जनरेट होते हैं जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, जंपिंग करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कलर वाली रेडिएशन जो होती है वो उनसे इमिट होती हैं, इसीलिए इनके कंपाउंड जो होते हैं वो कलर होते हैं। करेक्ट आंसर हमारे पास इसका जो है वो सी है। 2013 के बाद 2014 में हैरत की बात एक भी एमसीक्यू से नहीं आया।
डायरेक्ट हमें जाना पड़ेगा 2015 की तरफ। देखो 13 में 3 सवाल पूछे और 14 में एक भी नहीं पूछा गया था। अब इसके बाद जो है आपसे जो है इस वक्त स्क्रीन पे मौजूद है 2015 का एमसीक्यू। कैमरा फोकस करते हैं। अमाइन इज एन एग्जांपल ऑफ, अमाइन जो है ये किसके एग्जांपल है? नेगेटिव लिगेंड, एनायनिक लिगेंड, न्यूट्रल लिगेंड, ऑर्गेनिक लिगेंड। ई में कहा जा रहा है बहुत ए एंड बी, तो अमाइन जो है वो न्यूट्रल लिगेंड की एग्जांपल है। अगर आपको याद हो मैंने पूरा चार्ट आपको बताया था कि कौन कौन से न्यूट्रल हैं लिगेंड जो है ना, तो उसमें न्यूट्रल लिगेंड की लिस्ट में जो है वो अमाइन भी क्या है? शामिल है। तो इस एमसीक्यू का जो करेक्ट आंसर है वो ऑप्शन सी है। तो 2015 में सिर्फ एक ही सवाल था। आइए 2016 की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं कौन कौन से सवालात जो है जो मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ ने कंडक्ट किए थे वो कौन कौन से सवालात इस चैप्टर से आए हैं। ओके, इसमें हमारे पास जो है विच ऑफ द फॉलोइंग हैज मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन। तो ये बाकायदा बुक की लाइन है, मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स। मैक्सिमम नंबर ऑफ अनपेयर्ड डी इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो किसके पास है? आयरन। ये बाकायदा टेक्स्ट बुक की लाइन ली गई है। डी इज द करेक्ट आंसर। तो जिन्होंने वो टॉपिक पढ़ा हुआ है उनको बआसानी ये बात मालूम है, डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी 2016 में एक और सवाल जो है वो पूछा गया है, लेकिन जो है वो ये डाउ का था, वो लियारी वालों का था। तो लियारी वालों ने इस चैप्टर से क्या सवाल पूछा है देखते हैं। द केमिकल फॉर्मूला, एक मिनट थोड़ा मैं कैमरा फोकस कर लूँ। द केमिकल फॉर्मूला ऑफ क्रोमिल क्लोराइड गैसेस। केमिकल फॉर्मूला पूछा जा रहा है, क्रोमिल क्लोराइड गैस का क्या फॉर्मूला है? ए बी सी डी ई। तो बुक की सीधा सीधा फॉर्मूला है, आपने इसमें से बताना है कौन सा करेक्ट फॉर्मूला है। सी इज द करेक्ट आंसर, CrO2Cl2 क्रोमिल क्लोराइड गैस का ये फॉर्मूला है। बी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर में एक और सवाल भी जो है वो इस चैप्टर से पूछा गया है और इसमें पूछा जा रहा है आइडेंटिफाई फ्रॉम द फॉलोइंग द एग्जाम्पल इन विच कॉम्प्लेक्स कंपाउंड इज एनाइन। हमें बताना है इन तमाम फॉर्मूले में से कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है, कोऑर्डिनेशन स्फीयर जो है उसके ऊपर कौन सा चार्ज आएगा? नेगेटिव आएगा। तो आपको जिसने भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड पढ़े हुए हैं उसमें पूरी क्लासिफिकेशन बताइए ना कि कोऑर्डिनेशन स्फीयर जब न्यूट्रल होगा तो क्या करेंगे, कैसे पहचान होगी, नेगेटिव होगा तो क्या होगा, पॉजिटिव होगा तो क्या है। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर एनाइन मतलब नेगेटिव होना चाहिए। तो इसका करेक्ट आंसर क्या? सी, क्योंकि पोटेशियम के ऊपर जो है वो +3 आएगा तो इस कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर क्या आएगा? -3। तो कोऑर्डिनेशन स्फीयर, इसके लिए पूरी नोमेनक्लेचर आपने सीखनी है। बहुत मेहनत से हमने ये करवाई है, उम्मीद है जिन्होंने लेक्चर अटेंड किया है उनको देख के ही डायरेक्ट पता चल जाएगा। सी इज द करेक्ट आंसर। इसमें जो है वो कोऑर्डिनेशन स्फीयर के ऊपर माइनस है, पोटेशियम के ऊपर +3 है। सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद जो है अगला जो KMDC वालों ने जो कंडक्ट किया है देखते हैं उन्होंने इस चैप्टर से क्या सवाल पूछा गया है। ओके, Which of the following compound is expected to be colored? इनमें से कौन सा कंपाउंड है जो कलर हो सकता है? आपने इसमें से सही सेलेक्ट करना है। तो एक तो क्यूपरस क्लोराइड है, वो कलर होता है लेकिन Cl2 नहीं है, सिर्फ Cl है। तो हमारे पास क्या होगा? क्यूपरस फ्लोराइड है, कॉपर ट्रांजिशन एलिमेंट है, फ्लोरीन के साथ मिल रहा है, तो ये क्या हो सकता है? कलर हो सकता है। बाकी ये सारे कलर नहीं है, प्रॉपर बॉन्डिंग शो नहीं है, तो डी इज द ट्रांजिशन एलिमेंट है और ये क्या है? बाकायदा जुड़ रहा है। डी इज द करेक्ट आंसर। वरना ये CuCl2 होता तो भी ये कलर होता, लेकिन Cl सिर्फ कहाँ है ना। बाकी मैग्नीशियम ट्रांजिशन नहीं है, Ag सल्फेट, सिल्वर सल्फेट, Ag सल्फेट का भी फिलहाल इससे कोई कलर से ताल्लुक नहीं है, लेकिन ये कलर है। डी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसके बाद 2016 के बाद आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं, 2017 में कोई इससे सवाल नहीं आया, 2018 में इससे कोई सवाल नहीं आया और 2019 में से 6 MCQ आ गया। देखो ये होता है NTS बम फोड़ता है। 17-18 में कोई MCQ नहीं आया और उसने डायरेक्ट जो है 2019 में से 6 MCQ देकर जो है वो बच्चों के ऊपर बम फोड़ दिया, इसके सवालात आना शुरू हो गए। लेकिन थे आसान, परेशान ना हो। तो इसका जो पहला सवाल मैं आपके सामने स्क्रीन पे ला रहा हूँ उस पर नोमेनक्लेचर वाला है। द केमिकल नेम ऑफ, आपके सामने ये मौजूद है, केमिकल नेम बताना है। उम्मीद है इस पर हम बहुत डिटेल क्लास ले चुके हैं और उम्मीद है कि सबको इसका आंसर जो है वो आसानी से आ रहा होगा। सी इज द करेक्ट आंसर, टेट्रा हाइड्रोऑक्सो जिंकेट 2। टेट्रा हाइड्रो, क्योंकि हाइड्रोक्सिल के ऊपर -4 आएगा तो जिंकेट के ऊपर क्या होगा? क्योंकि ओवरऑल -2 लाना है, जिंकेट के ऊपर क्या होगा? +2 होगा। तो टेट्रा हाइड्रोक्सो जिंकेट 2 जो है इसका आंसर है। कैसे है? इसके लिए पूरा नोमेनक्लेचर वाला आपने क्या करना है? लेक्चर अटेंड करना है, खाली इस पर हम इतनी मेहनत नहीं कर सकते। फिर इसके बाद जो है दूसरा सवाल जो इसी ईयर में आया है
वो मैं आपके सामने रखता हूँ। पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन, पैरामैग्नेटिक एलिमेंट्स कंटेन, ए में कहा जा रहा है ऑल पेयर्ड इलेक्ट्रॉन, बी में कहा जा रहा है ऑल अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, सी में कहा जा रहा है फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन, डी में कहा जा रहा है अनइक्वल इलेक्ट्रॉन्स एंड प्रोटॉन। तो पैरामैग्नेटिक तीन कैटेगरी ना, पैरामैग्नेटिक, डाईमैग्नेटिक, फेरोमैग्नेटिक। तो यहाँ बात हो रही है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस की। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस जो होते हैं उनके पास फ्यू अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स मौजूद होते हैं, जिसकी वजह से वो मैग्नेटिक फील्ड की तरफ क्या होते हैं, अट्रैक्ट होते हैं। तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी है। फिर इसके बाद जो है वो इसी ईयर में इस चैप्टर से एक और सवाल आया है, वो भी IUPAC नोमेनक्लेचर वाला। चूज द करेक्ट IUPAC नेम ऑफ द कॉम्प्लेक्स। तो सीधा मैं इसका आंसर ही बताता हूँ क्योंकि लेक्चर आपने पूरा अटेंड किया हुआ है। इसका करेक्ट आंसर बी है, डाइक्लोरोटेट्रामाइन क्रोमियम 3 क्लोराइड। बहुत मेहनत से हमने ये सारे नेमिंग जो है वो सीखी हुई है, तो इसका करेक्ट आंसर हमारे पास ऑप्शन बी है। फिर इसी 2019 में एक और सवाल भी हमारे सामने है, ओके स्क्रीन पर मौजूद है। द लिगेंड फील्ड अफेक्ट स्प्लिट 5 degenerated d orbital into sets with different energies. The pair of high energy degenerate orbitals is. तो ये बाकायदा टेक्स्ट बुक की पूरी लाइन उठाई गई है और इसका करेक्ट आंसर हमारे पास जो है वो सी इज द करेक्ट आंसर है, dx2 y2 dz2। ये हमारे पास जो है वो सबसे ज्यादा हाई एनर्जी वाले डीजेनरेट ऑर्बिटल्स होते हैं, सी इज द करेक्ट आंसर। फिर इसी ईयर में एक और सवाल भी पूछा गया है इसका, द कलर ट्रांजिशन मेटल्स कॉम्प्लेक्सेस इज ड्यू टू। कलर जो होते हैं वो क्यों होते हैं, तो इसका करेक्ट आंसर अभी मैंने एक्सप्लेन किया था, डी ट्रांजिशन। डी ऑर्बिटल जो होते हैं वो डीजेनरेट होते हैं, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन्स में क्या करते हैं, ट्रांजिशन करते हैं, जिसकी वजह से मुख्तलिफ कलर वाली रेडिएशन इमिट होती है और वो कलर होते हैं। तो ए इज द करेक्ट आंसर, बगैर ऑप्शन दूसरे देखिए हमने बता दिया। 65 एक और हमारे पास है और इसमें कहा जा रहा है कॉपर जिसके दी गई हमारे पास इज आ। हमें इसकी इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है और इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में क्या आना चाहिए। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में, तो इसके लिए इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वाला लेक्चर अच्छे से देखिएगा। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन के एंड में हमारे पास D10 सिस्टम विथ रेस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, डी इज द करेक्ट आंसर। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिखनी है, इसका लास्ट वाला हमें बताना था। तो इसके साथ ही हमारे पास 2009 से लेकर 2019 तक जितने भी MCQ थे ट्रांजिशन एलिमेंट्स के, वो आज की इस वीडियो में हमने डिस्कस किए। उम्मीद है आज की इस वीडियो से आपको काफ़ी फ़ायदा हुआ होगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।